जैसे कि पांचवा जो आपका है क्या है, मुद्रा प्रकरण। तो मुद्रा मुद्रा प्रकरण में आप देखेंगे महामुद्रा, नवमुद्रा, ज्ञान जालंधर, मूलबंध, आवाज क्लियर महावेद। आवाज क्लियर नहीं है बाकी सबको? यस मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है। ये रिकॉर्डिंग में लोड ज्यादा लग अभी वॉइस क्लियर है? यस मैम। जी। ठीक है, तो चलिए ठीक है। यहाँ से हमने देखा था विपरीत करनी, विपरीत करनी, योनि, वज्रोली, शक्ति चालनी, तड़ागी, मांडुकी, शांभवी, पंचधारणा, अश्विनी, पाशनी, काकी, मतांगी, भुजांगी। तो देखो हम ना इनको 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हम 4 बंध अलग पढ़ेंगे, 5 धारणा जो रहेंगी उनको अलग पढ़ेंगे, और बाकी जो 16 मुद्राएं आती हैं, ठीक है, 16 मुद्रा को हम अलग पढ़ेंगे। मतलब हम ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम मुद्राओं का पढ़ेंगे। तो यहाँ से मुद्रा मुद्रा आप अलग कर लीजिए। यदि तो हम पढ़ेंगे महामुद्रा, नभो, जालंधर, देखिए इसको हटा दीजिए, आज इसको हटा दीजिए, ये ठीक है, ये 4 बंद हट गए। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, महामुद्रा, नभोमुद्रा, महावेद, खेचरी, विपरीत करनी, योनि, वज्रोली, शक्ति चालनी, तड़ागी, मांडुकी, शांभवी, ठीक है, अश्विनी, पाशनी और काकरी एंड भुजा, मतांगी एंड भुजांगिनी। तो इतनी हम मुद्राएं ये पढ़ेंगे, और पंचधारणा हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। मुद्राओं के बाद 4 बंध पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? किसी को सीक्वेंस में पढ़ना है कि नहीं? हमें तो सीक्वेंस में ही पढ़ना है, बताइए। नो मैम, चलेगा। ठीक है, उसका कारण ये है कि ये जो जितने भी बंध है ना, बंध एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। वैसे ही हम पंचधारणा में जाएंगे तो पंचधारणा एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, और मुद्राएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है। तो मुद्रा मुद्रा पूरा हम एक साथ पढ़ लेते हैं, बंध पूरा एक साथ पढ़ लेंगे, और आपके जो धारणाएं हैं वो एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि 25 मुद्राएं हैं, उसमें 16 आपकी मुद्रा है, 4 बंध है और 5 धारणा है। लेकिन इस पूरे चैप्टर को क्या कहा गया है? मुद्रा एवं बंध, ठीक है। 25 मुद्राएं जो होती हैं योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं। ये यहाँ पे दिया गया है कि मुद्रा पटल जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? सर्व सिद्धि प्रजाए थे, तो योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। मुद्राओं को अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए, मतलब जब भी आप इसका अभ्यास करें, अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? गोपनीय रखना चाहिए। एवं कहा कि जब इन मुद्राओं का गोपनीय तरीके से आप अभ्यास करते हैं, और ये भी बताया गया है कि दुर्लभम मारुता अपि, मतलब मारुत आदि देवताओं को भी ये क्या है? दुर्लभ बताई गई है। मारुत किसको बोलते हैं बताइए? आपने उसमें पढ़ा होगा ना, उपनिषद में आता है मारुत। पता है किसी को मारुत का मतलब? सर कुंभक, मैम कुंभक को बताते हैं मारुत। क्या? कुंभक, कुंभक मारुत मतलब प्राण जो होती है, प्राण वायु को बताया। आवाज क्लियर नहीं है आपकी मैम। प्राण वायु, वायु जो होती है कुंभक बताया गया मारुत। कुंभक नहीं, वायु होता है, ठीक है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर आपको हमारी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, पता आज क्या थोड़ा बारिश हुई है ना यहाँ, तो उसका नेटवर्क इशू है, इसलिए आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अभी ठीक है? ठीक है। और आप हम हनुमान जी की बात करते हैं तो उनको मारुति नंदन कहा जाता है, सुना है ना आपने? तो इसलिए तो पवन आवाज आ रही है मेरी? पवन पुत्र मारुति नंदन। अच्छा, हाँ ठीक है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, तो आज बहुत, मैम आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी, तो आज थोड़ा थोड़ा ही या तो रिवीजन करवा लीजिए, पूछ लीजिए। सभी को ब्रेक हो रही है क्या आवाज? यस मैम।
यस। तो देखिए इसका तो कोई उपाय नहीं है क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बारिश हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ठीक है, बाकी कल हम इसका फिर से देख लेंगे। जितना समझ आ रहा है आप उतना करिए, ठीक है। जहां भी समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ही कराऊंगी, ज्यादा नहीं कराऊंगी। ओके, किसी को मैम कुछ डाउट? स्पीड में मत बोलिएगा, जैसे बोल रही है जहां भी, ऐसे करके बोलिएगा। जी बिल्कुल, मैं स्लो मोशन में स्टार्ट कर देती हूँ पढ़ाना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आप देखेंगे 25 मुद्राएं जो है योगियों को क्या है, सिद्धि। तो हमें बातें याद रखनी है, एक तो सिद्धि प्रदान करने वाली है, तीसरा कि गुप्त रखा जाता है, और ये मारुति आदि अर्थात सभी देवताओं को भी ये दुर्लभ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे महामुद्रा की। तो महामुद्रा में आप देखेंगे ठीक है, यहाँ आप देखिए पायु मूलम वाग गुल्फे, पायु मूलम वाग गुल्फे संपीड्य दृढ़ यत्नम याम्य पादम प्रसार्यात। मतलब यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए पहले, ये ठीक है। इसमें मतलब यही बताया गया कि जो वाम पाद है, मतलब जो आपका राइट लेग है, उसको क्या करना है, पायु मूले, आपका गुदा द्वार की तरफ नीचे की तरफ रखना है ना, मोड़ करके रखना है, और दूसरे पैर को प्रसार पादे अर्थात दूसरे पैर को सामने दंड आसन के समान रखना है। इसमें आप देखेंगे जो जानु सिर आसन की स्थिति होती है, उस स्थिति में इस आसन को लगाना होता है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि जानु शिरासन के समान स्थिति में जाकर के, और फिर आगे हम देखेंगे कहा गया वायु को पूरक करना। अभी तो समझ आ रहा है ना कि आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है? नहीं आ रही है, लेकिन दाहिने पैर को फैलाना है कि बाएं पैर को फैलाना है? दाएं, देखिए ना, ये आप ये देखिए वाम, ठीक है, मतलब राइट वाले की बात की गई है कि इसको क्या करना है, मोड़ कर रखना है, पायु मूले गुदा द्वार से टच करना है वाम गुल्फ को। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एक पैर को मोड़ना है दूसरे पैर को। होता क्या है, जब भी हम ऐसे अभ्यास करते हैं, आपको भी पता है कि हम दोनों प्रकार से करते हैं, राइट से भी करेंगे, लेफ्ट से भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एक लेग का आपको एक्सप्लेन किया गया है। जब भी लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो पहले एक लेग से एक तरफ से अभ्यास करेंगे, फिर दूसरे तरफ से अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो ये विधि दोनों प्रकार से हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पायु मूलम वाग गुल्फे, अभी ये दिया है, राइट लेग को मोड़ कर दिया गया है। जब हम इसका अभ्यास दोबारा करेंगे तो क्या करेंगे, पायु मूलम दक्षिण गुल्फे, ठीक है। यहाँ पे फिर दक्षिण गुल्फे को क्या, उसको एड़ी को क्या करता है, पैर को मोड़ करके और आपके पायु मूल पर लगाना है। दृढ़ यत्न, मतलब यत्न पूर्वक उसको दृढ़ करना है। दूसरे पैर को क्या करना है, सामने की ओर फैला करके दंडवत, सामने दंड के समान फैलाना है। और पादांगुली, दोनों पैर के, वो जो पैर का आपका अंगूठा या अंगुली है, उसको क्या करना है, कैच करना है, हाथ से पकड़ना है। कंठ संकोचनम, कंठ का संकोचन तो बताया गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किया नहीं गया है, जबकि यहाँ ऊपर किया गया है। यदि ऊपर दृष्टि रहेगी तो कंठ संकोचित ही नहीं होगा, है ना, कैसे संकोचन होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनडायरेक्टली जालंधर बंध की बात की गई है, बाकी डायग्राम में नहीं है, तो डायग्राम में मत जाना आप लोगों को पढ़ना यहाँ का है, ठीक है। कंठ संकोचनम कृत्य, जी संकुचित होगा, संकुचित होगा, संकुचित होगा, लेकिन ना यहाँ जो बात की गई, आप जैसे सिर आप खुद ही ऊपर करके देखिए, कितना भी आप प्रयास करिए, इतने जैसे हम जालंधर बंध में करते हैं या गले का संकुचन करना है, उस प्रकार से नहीं होगा यदि आप सिर ऊपर करेंगे तो। दिखा रहे हैं मैम, देखिए। ये देखिए सिर ऊपर हमारा, यहाँ देखिएगा, अभी फोकस करिएगा, ये हुआ ऐसे। ये आपकी बात सही है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें जाएंगे ना, जालंधर बंध की यहाँ पे बात करता है, और जालंधर बंध जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जालंधर बंध होता क्या है। तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्शन है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, मेरा कहना ये है कि जब आप हम जालंधर बंध की बात कर रहे हैं कि जालंधर बंध होता क्या है, तो कहीं उल्लेख नहीं है यहाँ पे मंत्र में। एक मिनट बता रही हूँ मैं, एक सिंपल डेफिनेशन आपको बता रही हूँ कि जैसे हम मान लीजिए पढ़ते हैं जालंधर बंध, ठीक है। जालंधर बंध का जो हम पढ़ेंगे कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है।
और कहीं जब हम दूसरे उसमें पढ़ते हैं कि यहाँ पे जालंधर बंध का अभ्यास हुआ है, लेकिन डायग्राम में कुछ अलग दिया गया है, तो हम डायग्राम के अनुसार नहीं जाएंगे, हम उस क्रिया के अनुसार जाएंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना बता रही थी। और इसमें सिर्फ इसमें नहीं, चलिए यहाँ मैं आपकी बात मान रही हूँ, ठीक हो सकता है, लेकिन आगे आप जाएंगे ना कई मुद्राओं में जहाँ जालंधर बंध भी दिया हुआ है, वहां पे भी कंठ संकोचन जालंधर बंध को बोला गया है। ठीक है, दूसरे शब्दों में, लेकिन होता क्या है कि उसमें सिर ऊपर की तरफ किया गया है। और संकुचन भी दो प्रकार का होता है, एक ऊपर की तरफ संकुचन करना होता है और एक अंदर की तरफ संकुचन करना होता है। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे उसका बता रही हूँ कि कहीं और यदि आप जाते, जैसे हमने कल कोई आसन देखा था ना, उसमें जालंधर बंध दिया हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई हमने आसन पढ़ा था उसमें जालंधर बंध था, लेकिन बंध नहीं लगाया गया था, सिर को ऊपर की तरफ खींचा गया था। ठीक है, तो मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे कंठ संकोचन है तो ठीक है, आपकी बात भी सही है कि ऊपर करके भी आप संकोचन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंठ संकोचन भूगोर मध्यम निरीक्षते पूरकम वायु। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि ऊपर सिर करते हुए कंठ का संकोचन करना है, भूमध्य दृष्टि। ठीक है, दृष्टि आपकी कहाँ रहेगी, दोनों भौहों के बीच में रहेगी, पूरक करना है वायु का, और यही क्या है, संपूर्ण महामुद्रा। मतलब सिंपल सी विधि बताई गई, एक पैर को मोड़ कर रखना है, एक पैर को फैला कर रखना है, और यहाँ से एक हाथ से शरीर को उसको पादांगुली को पकड़ना है। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ भूमध्य दृष्टि रहेगी। ठीक है, ये समझ आ गया ना, सिंपल है इसकी कि भूमध्य दृष्टि रहेगी और वायु को पूरक करते हुए इसको होल्ड करना है। ठीक है, समझ आ रहा है इसको? वायु जब आप पूरक करेंगे, पूरक करने के बाद ही क्या बोलना है, कंठ को सिकोड़ करके रखना है या कंठ का संकुचन करना है। ठीक है, भूमध्य दृष्टि बता दिए गए। अब इसके लाभ देख लीजिए। वलितम फलितम जरा मृत्यु। ठीक है, वलितम फलितम में आपका आ जाता है ये वलितम मतलब होती है झुर्रियां, और आपका फलितम मतलब होता है बाल पकना। ठीक है, बाल जो व्हाइट हो जाते हैं, व्हाइट हेयर की बात की गई है। जरा मृत्यु, ये तो पता है, ये बुढ़ापा, मृत्यु। क्षय काश उदावर्त प्लीह जीर्ण ज्वर। ठीक है, क्षय काश, क्षय मतलब आपका वो क्या बोलते हैं इसको, है नहीं, टीबी, सीबी, टीबी, हाँ टीबी बोलते हैं, तो टीबी को क्षय बोलते हैं। ठीक है, काश मतलब खांसी हो जाती है, उदरवर्त मतलब उदर के जो रोग होते हैं, प्लीहा आपकी स्प्लीन की जो रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, तो सभी रोगों का नाश होता है। यहाँ पे सारे रोग का नाश बता दिया है, और यही महामुद्रा है। ठीक है, कुछ इसमें किसी को डाउट तो नहीं है इस मुद्रा में? एक बार बताइए कोई, मैंने क्या बताया है अभी इसमें? मैम इससे क्षय रोग, दमा, खांसी और कफ रोग दूर होते हैं इससे, ये बताया गया इसमें। कफ का तो नहीं बताया मैंने। प्लीहा जीर्ण, यहाँ जीर्ण मतलब पुराना होती है। ठीक है, पुरानी ज्वर भी है जो हेयर, ग्रे हेयर, ये सब नाश करता है, और स्प्लीन रोग का नाश करता है। हाँ। और सर्व रोगम नाश होती। देखिए इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुंभक लग जाता है। ठीक है, जब महामुद्रा की बात होती है, इसमें बताया नहीं गया, जब भी महामुद्रा होती है, महामुद्रा में तीनों बंध लगते हैं। ठीक है, आप हट प्रदीपिका में आपने पढ़ा होगा शायद, तीनों बंध उसमें लगाए जाते हैं जब महामुद्रा का अभ्यास होता है। तो आपका उद्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध, तीनों बंध लग जाते हैं। जब तीनों बंध लग जाते हैं, तो तीनों बंध से अर्थात तीनों जो आपके पूरे शरीर के रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, आप भूमध्य दृष्टि करते हैं। ठीक है, भूमध्य दृष्टि करने से आपके जितने आत्मिक रोग हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेस और ये भी जितना साइकोलॉजिकल जो होते हैं वो। यहाँ तो ऊपर सिर रखा है, भूमध्य दृष्टि कैसे होगा जी? यहाँ खमध्य दृष्टि हो सकता है, और डायग्राम में जैसा ड्रॉ हुआ है।
हाँ हो जाएगी भूमध्य दृष्टि, हो जाएगी। नहीं, भूमध्य दृष्टि तो देखिए, भूमध्य दृष्टि में क्या होता है, आपको ऐसा तो है नहीं कि आप भूमध्य को सामने निकाल करके रख दोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब भी हम भूमध्य दृष्टि रखते हैं तो आत्मिक दृष्टि करना होता है, तब जा करके आप भूमध्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे हम आंख बंद करके भूमध्य दृष्टि करते हैं, वैसे ही आंख खोल करके बस अपनी आंखों को ऊपर की तरफ ले जा करके ऊपर की तरफ करते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं आपके दोनों भौहों के बीच में, ठीक है। जैसे कि हम बंद आंखों से करते हैं, बंद आंखों से थोड़ा इजी हो जाता है, खुली आंखों से शांभवी की स्थिति हो जाती है। शांभवी की स्थिति हो जाती है तो कई बार आंखों में दर्द भी होने लगता है, जिनका अभ्यास नहीं होता है। आप एक दो बार कभी मैम अभ्यास, इसमें तीनों बंद कहाँ लग रहे हैं, दो ही लग रहे हैं ना, जालंधर बंद कहाँ लग रहा है? मैं आपको वही बता रही हूँ कि वही हुआ है। इसमें स्पेसिफिक नहीं किया गया है, लेकिन जब भी महामुद्रा का अभ्यास होता है, आप किसी दूसरे ग्रंथ में पढ़िएगा तो उसमें तीनों बंध का अभ्यास हो जाता है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि महामुद्रा का अभ्यास जो होता है तीनों बंध से ही सफल होता है, बिना तीनों बंध के महामुद्रा का अभ्यास सफल नहीं हो सकता। और आप खुद देखिए ना, इतने सारे जो रोग हैं, ये इतने सारे जो रोग ये जो नष्ट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तीनों बंध से ही होते हैं। जब आप बंध पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप महामुद्रा पढ़ रहे हैं इसीलिए डाउट है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन हमें ये नहीं बोलना है कि तीनों बंध का अभ्यास हो रहा है, जो मंत्र में दिया गया है आप सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। मैंने एक आपको जो जर्नल बेनिफिट होता है या जर्नल जो आपका क्रिया होती है, इसको करते हैं मुद्रा को, एक ग्रंथ में दिया है, या तो हट प्रदीप का में दिया है या हट रत्नावली में, आप लोग देखिए अगर किसी में दिया है कि तीनों बंध का अभ्यास होता है जब भी महामुद्रा करते हैं। मैं कल देखकर बताती हूँ, ठीक है। तो ये आपका महामुद्रा हुआ। महामुद्रा में किसी को कोई डाउट? ये सेम वही लिखा गया है, जितने भी रोग हैं ये रोग लिखे हैं, ठीक है। और ये महामुद्रा डायग्राम। दूसरा है आपका नभो मुद्रा, नमो लिख दिया है गलती से, ठीक है। किसी को महामुद्रा में कोई डाउट है? सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे नभो मुद्रा। नभो मुद्रा में क्या कहा गया है? कहा गया कि सभी कार्यों में जहां तहां कहीं भी स्थित हुआ योगी ऊर्ध्व जिह्वा होकर के कुंभक करे। मतलब इसमें कहा गया है कि योगी कहीं भी रहे, कोई भी काम करता हो, घूमता फिरता कहीं भी रहे, है ना। इसमें मतलब ये नहीं कहा गया कि एक जगह गुप्त रूप से इसका अभ्यास करना है। कहा गया कोई भी काम करते हो, जहां तहां कहीं भी रहे, बस उसको ऊर्ध्व जिह्व होकर के कुंभक करना है। मतलब जीभ को ऊपर पलटा करके, जैसे हम खेचरी का अभ्यास करते हैं ना, तो जीवा को ऊपर पलटा लेते हैं, ऊपर पलट कर और फिर कुंभक कर लेते हैं। तो वैसे ही कहा गया कि जीवा को ऊपर पलटा करके रखना है, उसके द्वारा क्या करना है, वायु को रोकना है। अब एक बार हम मंत्र देख लेते हैं। और कहा गया कि सभी रोगों को नष्ट करने वाली है यह मुद्रा। यत्र 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 स्थितो योगी सर्व कायेषु सर्वदा। मतलब कहीं भी किसी भी कार्य में मगन हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, यहाँ वहां कहीं भी घूम फिर रहा हो, ऊर्ध्व जिह्वा स्थिर हो, जीवा को ऊर्ध्व मतलब ऊपर पलट कर रखना है और उसको स्थित करना है। भृत्वा धारित पवनम, और पवन को धारण करना है। मतलब कुंभक की स्थिति यहाँ पे आ गई, पवन को, वायु को धारण करना है। यही क्या है, नभो मुद्रा है। और यह क्या होती है, योगियों को रोग नाशक होती है। जितने भी योगी इसका अभ्यास करते हैं या जो भी व्यक्ति इसका अभ्यास करता है, वो क्या होता है, रोगों को नाश करने वाली होती है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि आप ये समझ सकते हैं कि खेचरी मुद्रा की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में कुंभक लगा करके वायु को रोकना, मतलब कुंभक लगाना, वायु को इनहेल करके रोकना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे खेचरी मुद्रा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा है। इसका योग उपनिषद हो गए आपके? नहीं, मेन उपनिषद और योग उपनिषद दोनों नहीं हुए हैं? नहीं मैम, सभी बाकी हैं। मेन उपनिषद किसको मिला है पढ़ाने के लिए?
टीचर का नाम वो पता लोग है आपको? वो लोग जब करते हैं ना क्लासेस तो उसके अगले दिन ही बताते हैं। अच्छा, डायरेक्ट कि फलाने जी ये चीज पढ़ाएंगे। ओके ओके ठीक है। हाँ, आप लोगों को लिस्ट नहीं मिली होगी एक्चुअली, टीचर्स के पास आती है वो लिस्ट ना, हम लोगों के पास वो मैम लिस्ट। आप ही पढ़ा दीजिए। मैं देखिए पता करती हूँ कौन पढ़ा रहा है ना, ऐसे किसी और का सब्जेक्ट थोड़ा ले सकती हूँ। मैम बहुत कम टाइम बचा है अभी, कैसे होगा? हो जाएगा, देखिए मेन उपनिषद को 10 उपनिषद के लिए तो आपको 10 दिन चाहिए, ठीक है। पहले या दूसरे उपनिषद को वाइज इजी कैसे तो करेंगे मैम? हो जाएगा। जो पढ़ रहे हैं बस उतना आराम से अच्छे से पढ़ते जाइए, हो जाएगा। हाँ लेकिन ये थोड़ा सा रिवीजन तो लगेगा आपको, तो उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रिवीजन के ऐसा भी नहीं है ना कि आप लोगों को इतनी जल्दी याद हो जाए। कुछ लोगों की अच्छी मेमोरी होती है तो हो जाता है। हम तो ओके। सब पहली बार पढ़ रहे हैं ये सब। हाँ ना, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, और बार बार इसलिए तो मैं बार बार थोड़ा सा आप लोगों को स्लाइड दिखा देती हूँ कि कल क्या पढ़ा था, ताकि आप लोगों को कल का भी रिवाइज रहेगी कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाने से अच्छा आराम से पढ़ो और उसको अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट है हमारा खेचरी। खेचरी, खे से पता है आपका क्या होता है? खे का अर्थ बताया था ना मैंने, आकाश। आकाश, ठीक है। तो इसमें ना खेचरी का देखा जाए तो अर्थ भी यही होता है कि आकाश, जो आपका ये होता है जीव जो होती है, जीव के ऊपर तल में लगाना, तो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसी को आकार, इसीलिए इसका नाम खेचरी जो है उसी से संबंधित है। तो इसमें देखिए कपाल कुहर, ये कपाल कुहर बताया गया ना, मतलब ऊपर की ओर जीव करके, कपाल कुहर में जीव उलटकर प्रविष्ट कराना, फिर छेदन चालन दोहन करें, जीवा को नवनीत से मालिश कर लोहे की चिमटी से खींचना, नित्य अभ्यास से तब जीवा भूमध्य में पहुंचने लगे तो खेचरी सिद्धि हो जाती है। मतलब क्या कहा गया है, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, खेचरी का होगा शायद। मैम कभी चिमटे से वो जीप को खींचा है आपने? नहीं, मुझे इतनी सिद्धियां नहीं चाहिए। छेदन चालन दोहन ये नहीं किया, बाकी हाँ जीव का उल्टा कर करके जो कपाल कुहर में लगाते हैं वो मैं रेगुलर अभ्यास कर लेती हूँ, कुछ सेकंड या कुछ एक आध मिनट, बाकी ज्यादा नहीं करती। एक आध मिनट क्या होता होगा, कुछ सेकंड ही होता है, मिनट तो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा दूं, है ना, शायद इसमें होना चाहिए, डायग्राम रहता है खेचरी का। नहीं होगा। नहीं है, खेचरी का रहता तो है, जो आपका जीव है, जीव को उसका बनाते हैं। चलो ठीक है, इसमें नहीं दिया है, ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं, ठीक है मंत्र है इसका, जी। मंत्र बड़ा है। हाँ जी, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है मंत्र में, ठीक है। मंत्र में जो मेन मैंने आपको लिख के दे दिया ना, वो छोटा सा जो एक लाइन है बस, है उतना ही काम का। देखिए अब यहाँ पे वही दिया गया है कि दोहना है किससे, नवनीत से, लोहे के यंत्र से उसको खींचना है, ठीक है। नित्य इसका अभ्यास करना है, तो इससे क्या हो जाती है, जीभ लंबी हो जाती है, दीर्घ लंबिका हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया कि भूमध्य दृष्टि रखना है, और यही क्या होती है, खेचरी की सिद्धि हो जाती है। इतना तो मैंने आपको बता दिया है। आगे क्या बताया गया है, रसना तू तालु मूले तू सने सने प्रवेशत कपाल कुहरे जीव प्रविष्ट विपरीतिका, मतलब धीरे धीरे जो उसको रसना है तालु मूल को, धीरे धीरे मतलब क्या बोलते हैं, छेदन चालन, है ना, चालन करना है उसको धीरे धीरे तालु मूल को, शनि शनि जो जब ये लंबी हो जाती है तो ये कपाल कुहर तक पहुंच जाती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग नाक भी टच कर लेते हैं, और योगियों का तो ऐसा भी आता है कि जीव वो इतनी लंबी कर लेते हैं कि भूमध्य तक टच कर लेते हैं। आपने सुना हो, यदि सुना है, नहीं सुना?
सुना है जो मतलब वो साधु जो साध लेते हैं वहीं से रस का पान करते हैं, वो कौन सा, उसको अमृत पान कहते हैं। हाँ, अमृत पान करते हैं। कई वर्षों तक भूख प्यास नहीं लगती है उनको। बिल्कुल, भूख प्यास सब इसकी सिद्धि हो जाती है उनको, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना रोग जरा मृत्यु, कुछ भी नहीं, अमर हो जाते हैं वो लोग। तो इसमें कहाँ से हम देख रहे थे? मैम करना पड़ेगा इस मुद्रा का अभ्यास। हाँ बिल्कुल करिए, कम से कम हमारे देश का थोड़ा जो भोजन इतना मिलावट वाला आ रहा है उससे हम लोग बच जाएंगे। मुझे तो अमर लग होके रहा मानेंगी लगता है। जी, कह रहे अमर होके मानेंगी लग रहा है। हाँ, अमर 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 हो या मैम ना मैं तो हो। अभी बैठी बैठी लगा रही हूँ जीभ को ऊपर, क्या पता अभी से अभ्यास स्टार्ट हो जाए। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, भोजन करने के पश्चात इसका अभ्यास नहीं किया जाता। कोई भी मुद्रा हो, मुद्रा दिखने में तो बहुत माइन्यूट दिखती है कि इनका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट मुद्राओं का ही होता है। बल्कि आसन का कम इफेक्ट होगा जितना कि मुद्राओं का होता है। क्योंकि मुद्राओं में क्या होता है, एक तो आपका श्वास इन्वॉल्व हो जाता है, तीसरा आपके बंध इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही बंध इन्वॉल्व होते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है दुगना हो जाता है। आसन हम अभ्यास करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करते हैं, ठीक है। प्राणायाम भी करते हैं तो प्राणायाम में स्पेसिफिक ब्रीदिंग रहती है। लेकिन जब हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उसमें तीनों बंध आ जाते हैं। बहुत कम जो मुद्राएं होती है जिनमें तीनों बंध नहीं आते हैं, बाकी बंध आ जाते हैं, कुंभक आ जाता है, तो उससे उसका प्रभाव क्या होता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए भोजन के पश्चात मुद्राओं का अभ्यास कभी भी नहीं करना चाहिए, खाली पेट इनका अभ्यास किया जाता है। मैम मुद्रा का सीक्वेंस कैसे रखना है, आसन के बाद या प्राणायाम से पहले कैसे? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद। नहीं, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो प्राणायाम के बाद में या प्राणायाम के पहले कब करना चाहिए? देखिए, मैं एक ना आपको एक सिंपल सी प्रैक्टिस बताती हूँ। जैसे आप यदि प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, ठीक है, सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, आसन का अभ्यास करते हैं। अब आसन के अभ्यास के बाद, क्योंकि हमें ब्रीदिंग को कहीं ना कहीं ब्रीदिंग को साधना है, हमें है ना, वायु को साधना है, प्राण को, तो प्राण को साधने के लिए हमें प्राणायाम करना पड़ेगा। डायरेक्ट यदि आप मुद्रा करते हैं तो आप होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप प्राणायाम को पहले करें। प्राणायाम यदि आप पहले करते हैं, मतलब एक ये मैं जनरल अभ्यास बता रही हूँ, जबकि आप टेक्स्ट में जाएंगे ना तो कहा गया कि मुद्रा का अभ्यास पहले करें। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि शोधनम, दृढ़ता, स्थैर्य, मतलब आपका आसन के बाद मुद्रा बताया गया है, ठीक है। और उसका एक और कारण है बताने, क्योंकि मुद्रा में आसन भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप विपरीत करनी देखेंगे, ठीक है, विपरीत करनी क्या है, आसन में भी लिया जाता है, मुद्राओं में भी लिया जाता है, बस मुद्रा में क्या जाता है, बंध इन्वॉल्व हो जाता है। तो यदि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्राणायाम का अभ्यास करना होगा, प्राणायाम को बढ़ाना होगा, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी, फिर मुद्राओं का अभ्यास करिए। तो फिर आप इसी सीक्वेंस में कर सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट में दिया है, ठीक है। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअली, ये नहीं कि हमें कैसे करना चाहिए, ये कुछ नहीं होता है। ये सब नियम कुछ नहीं होने चाहिए। जब तक कि आपके शरीर उसको नहीं साध रहा है तब तक आप उसको नहीं कर सकते। मेरे बॉडी की कैपेसिटी अलग है, आपके बॉडी की कैपेसिटी अलग है, तो सबको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। यहाँ पे जैसे बताया गया है तो यहाँ योगियों की कैपेसिटी के अनुसार सब कुछ बताया गया है। आप देखेंगे कुछ भी साधारण नहीं दिखेगा आपको। तो योगियों ने इतना अभ्यास किया है तब जाकर के वो इतना बता पा रहे हैं, ठीक है। वो भी कुछ एक्स्ट्रा बता दिए, ज्यादा हो गया? नहीं नहीं, वो लोग कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बता दिए हैं। आग जलाता नहीं है, पवन सुखाता नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है, यदि आप योगियों को पढ़ेंगे ना तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये उसके सामने जीरो है। आप लोगों में से पढ़ा है किसी ने योगियों को? अभी नहीं। योगियों की आत्मकथा पढ़ी है आप लोगों ने? हो गई। कौन से योगी की? नहीं, वो तो सबका हो गया। योगा जीवन परिचय पढ़ा हमने। नहीं, ये नहीं है, ये यूनिट 1 तो ऐसे जीरो है, वो कुछ भी नहीं है जो आपने पढ़ा है। जब आप योगियों की बुक्स पढ़ेंगे ना, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो बताऊंगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो पढ़ लिएगा। उसको आप पढ़ेंगे ना तो आपके चक्षु खुल जाएंगे, ठीक है। एक है हिमालय के महान योगी, एक बुक है,
दूसरा जो आप इनकी देखेंगे, क्या बोलते हैं, स्वामी रामा की बुक है, एक है ज्ञानगंज में योगियों की बुक है। मैंने ये पढ़ी है, 8-10 योगियों की बुक पढ़ी है। जब उन योगियों को पढ़ेंगे ना आप, आपको एहसास होगा कि ये एक अलग ही दुनिया है, आप तो जानते ही नहीं योग के बारे में। हमें जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो अहंकार आ जाता है, जब वो पढ़ेंगे तो लगेगा हमने तो जीरो, अभी स्टार्ट भी नहीं किया योग। जब आप पढ़ लेंगे उनको, यदि आप पढ़ने के इच्छुक होंगे तो मैं बुक्स के नाम भेज दूंगी, मेरे पास है। मैंने जो पढ़ी हुई है बहुत अच्छी बुक्स है, और मैं तो कहूंगी आप लोग योग की फील्ड में हैं तो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिए, एक एक बुक से ही सही लेकिन पढ़िए, ठीक है। चलिए, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब हम एग्जाम की बातें करते हैं। बुक्स के जी? नाम भेज दीजिएगा, बुक्स के नाम भेज दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भेज दूंगी बुक्स के नाम, विद कवर भेज दूंगी। एग्जाम तो क्लियर हो जाए फिर पढ़ लेंगे सब। हाँ 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 बिल्कुल, अभी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। तो आप देखिए, खेचरी मुद्रा के जो लाभ होते हैं, रोग, आलस्य, क्षुधा, कृष्णा, मूर्छा, जरा, मृत्यु का नाश, इन सबको बताने की जरूरत नहीं है, सभी वर्ड आपको पता होंगे। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, ये तो आ गया वो आत्मा में, आत्मा की जो डेफिनेशन दी हुई है भगवत गीता में ना, वो आ गए, ठीक है। और जल भिगो नहीं सकता, सर्प का विष भी नहीं लगता है, और यहाँ आप देखेंगे शरीर लावण्य युक्त हो जाता है, समाधि लग जाती है, ठीक है। कपाल और मुख से रसना, रसना मतलब कि जो अमृत रस होता है ना, वह निकलने लगता है, और क्या बोलते हैं, वह जो रस निकलता है, इसमें ये भी देखा जाता है चंद्र और सूर्य, इसको बहुत बड़ा डेफिनेशन आगे करके बताई गई है। तो उस रस का अनुभव होता है उसमें, लेकिन रस कौन कौन से स्रावित होते हैं बताए गए हैं। तो कहा गया कि लवण, क्षार, तिक्त, मक्खन, घी, दूध, दही, तक्र, मधु, अमृत और दाक्ष, ठीक है। स्टार्टिंग से सबसे पहले लवण का आभास होता है, फिर क्षार का, तिक्त, मक्खन, घी, दूध, दही, तक्र, मधु, अमृत, द्राक्ष। द्राक्ष का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? छाछ। हाँ, छाछ। द्राक्ष मतलब छाछ। आर यू श्योर? मुझे नहीं लगता छाछ होगा, क्योंकि देखिए इतने मीठे के बाद खट्टे का स्वाद तो नहीं आ सकता। हमें जितने भी खट्टे पदार्थ थे यहाँ हमने पढ़ लिया, अब यहाँ से क्या स्निग्धता की शुरुआत होती है, फिर जो मीठे पदार्थ होते हैं उनकी शुरुआत हुई, दही हुआ, तक्र हुआ, यहाँ पे मधु आ गया, मधु के बाद अमृत, तो अमृत खट्टा तो होता नहीं होगा, अमृत से भी बढ़कर है ये द्राक्ष, तब तो इसके बाद रखा गया है। दारू नहीं ना मैम? हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं मैम। ठीक है, द्राक्ष मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक स्वीट, जो स्वीटनेस होती है वैसा टेस्ट होगा इसका, ठीक है। देखती हूँ, सर्च करूंगी, कुछ मिलेगा तो बताती हूँ। तो इस प्रकार से हुई आपकी खेचरी मुद्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं महावेद। महावेद में देखो कहा गया है, हनी जैसा टेस्ट आता है। जी, हनी जैसा। हनी जैसा ना, हाँ मैं वही बोल रही थी कि कुछ स्वीटनेस वाला ही इसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे महावेद, रूपवती स्त्री, हाँ मैं आपको उपनिषद का बता रही थी, जब आप पढ़ेंगे योग कुंडली उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर खेचरी मुद्रा का पूरा वहां एक वर्णन मिलता है, उधर भी तो वहां बहुत डिटेल में बताया गया है। जब आप योग कुंडली उपनिषद पढ़े तो खेचरी मुद्रा को वहां बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ तो ज्यादा नहीं बताया गया है, यहाँ बस यही छेदन चालन दोहन बताया गया है, और वहां यह भी बताया गया कि छेदन चालन दोहन कैसे करना है, कितने समय तक करना है, फिर कितनी आपको जीभ कितनी काटनी है स्टार्टिंग में, फिर चालन कर, फिर छेदन करना है, चालन करना है, फिर दोहन करना है। छेदन मतलब जीभ को जैसे ना बाल के बराबर काटना, जो अपने बाल होते हैं इतना पतला एकदम छोटा सा काटना, फिर उसका दोहन करना और चालन करना, इस प्रकार से बताया गया, चालन और दोहन। और फिर कंटिन्यू बताया गया कि जब ये हो जाए तो कितने दिन के बाद फिर से उसको छेदन चालन दोहन करना है। फिर बताया गया कि जब ये सिद्धि प्राप्त हो जाए तो इसके बाद फिर छेदन चालन दोहन करना है। तो खेचरी की बहुत डीप उसमें बताया गया है, गहराई से बताया गया है, तो आप एक बार
पढ़ना जरूरी है यदि योग कुंडली उपनिषद जब आप पढ़ रहे हैं तो। मैम इसमें जो बताया गया है ना कि ये जो सांप के का विष, तो ये हम बेसिकली ये जो जितने भी योगी होते हैं ना, जब सांप वाप का विष चढ़ता है तो ये इसको मंत्रों के द्वारा ना निकाल देते हैं, मंत्र पढ़ के सांप का विष बाहर आ जाता है। जी जी। आप तो सांप के विष की बात कर रहे हो, सुनो मैं बताती हूँ आपको। योगियों में इतनी ताकत होती है, जो नागलोक होता है ना, मैंने पढ़ा था कौन से योगी का मुझे याद नहीं आ रहा, उन योगियों को जब मैंने पढ़ा तो उनका क्या दिया हुआ था, नागलोक होता था, नाग उनके सामने प्रकट होकर बैठता था, तो वो नाग से अपनी भाषा में बात करते थे, मतलब जो नाग की भाषा होती थी उसमें वो बात करते थे, नाग उनको समझता भी था और फिर वो अपने लोक में चला जाता था। ये मैंने पढ़ा था और उन्होंने ये जो अपने शिष्य के सामने किया था, तो मतलब उन्होंने भी अपने से चाइनीज बताया मूवी था ना, वही याद आ रहा है आपकी बात सुन। जी क्या? चाइनीज मूवी एक है ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ वही आप जैसे बोल रहे हैं, चाइनीज मूवी में मतलब ऐसे ही एक सीन हुआ था, मैं देखी थी। अरे अच्छा अच्छा। चाइनीज मूवी क्या, अपने यहाँ निगाहें हैं, नागिन मूवी बॉलीवुड की। लेकिन लेकिन ये रियल है, जो योगी हैं उनके शिष्य ने उनके बारे में लिखा है। मान लीजिए चलो योगी खुद ही लिखते तो हम समझ सकते थे कि झूठ लिखा होगा उन्होंने, तो उनके शिष्य ने उनके बारे में लिखा गया है कि मैंने अपने गुरु को ये करते हुए देखा, और वो शिष्य जो होता है उनको देखकर बेहोश हो जाता है, जैसे ही नाग प्रकट होता है तो वो बेहोश हो जाता है, फिर वो उसको होश में लाते हैं और सारी चीजें गुरु उनको समझाते हैं, ये सब चीजें बताई गई हैं। तो ये भी है, मतलब नाग और जितने जीव जंतु सब उनकी भाषा समझते हैं, उनके इशारों पे नाचते हैं, कहना चाहिए। ठीक है। मैम ये हाँ, उत्तराखंड में ना, जो हम चित्र उत्तराखंड में से भी बेसिकली, बताया हमने ना, तो अपने सामने देखे ये चीजें, आज भी होती है वहां पे। वहां तो रोज आए दिन सांप काटते रहते हैं, लेकिन उनको जो जिन्होंने वहां पे लिया हुआ है ना, उन मंत्रों का ज्ञान है, वो मंत्रों से ही कभी भी उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, मंत्रों से ही निकाल देते हैं। बिल्कुल। हाँ होता है ना, देखिए हमारे यहाँ मेरे गांव में एक वो है शेषनाग मंदिर है, तो शेषनाग मंदिर में एक पुजारी बैठते थे, तो कोई भी सांप जैसे किसी को काटता था तो हमारे यहाँ कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते थे, उस मंदिर में ही जाते थे, और वो पुजारी मंत्रों के द्वारा उस जहर को निकाल देता था और वो ठीक होके आता था। मेरे खुद के भाई को भी काटा था सांप और वहां पे गए थे, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। हाँ साथ जी, ही हाँ जी मैम, ये पता क्या कि जब सांप काटता है ना, तो सांप को भी इंसान का जहर चढ़ता है, अच्छा वो भी सुस्त हो जाता है, और जब उसका जहर उतारा जाता है इंसान का, तो धीरे धीरे वो उसी एरिया में घूमता है, जब तक वहां उसका, तो उसको ढूंढ भी लिया जाता है कि तो उसको सबको बोल दिया जाता है कि इसको मारना मत, अगर उसको मार हाँ दिया तो फिर दिक्कत होती है। अच्छा जी। मैंने तो आंखों से देखी है सब चीजें ये। हाँ बिल्कुल होती है ना, सही है आपकी बात। इनफैक्ट ये जो यहाँ लोग तो बिच्छू, यहाँ लोग तो सुन रहे हैं, मान रहे हैं, अलग जगह से बात करके कौन सी दुनिया से आए हैं सब। हाँ वो नहीं मानेंगे, दूसरे लोग नहीं मानेंगे, देखिए योग वाले ही मान सकते हैं इस बात को। इनफैक्ट ये आपने सुना होगा ना, कुत्ता बिल्ली बिच्छू और ये सब, इनके भी मंत्र होते हैं और इनके मंत्रों को भी झाड़ा जी जाता है। मैम, हाँ जी जी, बिच्छू का भी बहुत भयंकर वाला जहर चढ़ता है। हाँ बिच्छू का चढ़ता है, मतलब हमारे घर में तो मेरे दादाजी ही इस मंत्रों का प्रयोग करते थे, ये सब कुत्ता बिच्छू और ये सब चीजें। आपने नहीं को लिया? सर लिया है होता है मैंने मैम, अपने मेरे को भी मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया था, जिसे लिए हैं वो मंत्र, बट अभी मेरी वो साधना हुई है उनकी, सीखे बस है अभी, उनका प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं किया अभी मैंने, क्योंकि उनमें साधना नहीं की मैंने। मैंने भी एक मंत्र लिया है, बस सिद्ध नहीं कर पाए थे उसको, एक समय थोड़ा सा किए थे, तो हल्का सा उसका प्रभाव मैंने देखा था, एक बार प्रयोग किए थे तो। किस चीज का? वो बिच्छू और सर्प का था। वो जो खेचरी अच्छा मुद्रा अच्छा। है ना, हम्म, हाँ जी। वो जो खेचरी मुद्रा है, वो तो खेचरी मुद्रा जो है ना, वो नाजल पाथ, मतलब नाजल पाथ के द्वारा वो जीभ को रख रहा है, ऐसा होता है क्या? क्या जो क्या कह रहे हो आप, मैं समझ। हमारे जो मुंह का जो मतलब आकार है ना, उसमें हम्म। वो जीभ को उल्टा करके वो नाजल पाथ की तरफ वो जीभ को रख रहा है, ऐसा होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, यही होता है। हाँ 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 हाँ, जीभ को उल्टा करके, जैसे आप मुंह खोलते हैं तो पीछे की तरफ वो दिखता है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट जो जीभ का होता है,
तो वहां तक पूरा जीव को उल्टा ले जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट। खैर कोई रिकॉर्डिंग ना देखे, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो बोलेंगे पढ़ाई कम हो रही है, यहाँ नाग नागिनों की बातें ज्यादा हो रही है। चलिए, महावेद मुद्रा में आप देखेंगे कहा गया रूपवती नारी की इसको संज्ञा दी गई है। मतलब जैसे रूपवती नारी को कहा गया कि छुप कर ढक कर सज कर रहती है, तो वैसे ही कहा गया कि वैसे ही महामुद्रा है, महामुद्रा को उतने ही गोपनीय तरीके से रखना चाहिए। ठीक है, तो और देखिए आप, मैं आपको यहाँ दिखाती क्या लिखा है, महावेद जो है मूल बंध और महामुद्रा के बिना फलहीन है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया कि महाबंध का अभ्यास कर उद्यान बंद कर कुंभक करें। अरे इसमें कर्सर क्यों नहीं चल रहा है? आपको मैं वहां क्या बता रही थी कि महामुद्रा में 3 बंध लगते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मैंने बताया ना कि 3 बंध लगते हैं। अब देखिए, जबकि मंत्र में नहीं दिया गया था, यहाँ क्या कहा गया कि महामुद्रा जो है मूल बंध और महामुद्रा, जो महावेद है वो मूल बंध और महामुद्रा के बिना फलहीन है। तो मतलब आपकी ये महामुद्रा हो गई और ये आपका मूल बंध, एक बंध लगा। अब हमें 2 बंध और चाहिए हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा कि महाबंध का अभ्यास कर उद्यान बंद कर कुंभक करे। मतलब देखिए कि उद्यान बंद भी आपका यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये मतलब आपका महाबंध में कौन कौन से लग रहे हैं, सॉरी महावेद में कौन कौन से लग रहे हैं आपके, इसमें महाबंध का अभ्यास कर उद्यान बंद कर कुंभक करे। 3 बंध तो लग गए, महाबंध में कौन कौन से 3 बंध लग जाते हैं। अब फिर भी यहाँ पे बोला गया उद्यान बंद करे, तो कुछ चीजें उल्टी सीधी दी हुई हैं, तो इनको ज्यादा समझने की कोशिश ना करें। सिर्फ आप यहाँ पे 2 चीजें याद रखना है, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। रूपवती नारी की तुलना किस मुद्रा से की गई है, तो महावेद की तुलना की गई है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि महावेद में जो मुद्रा है वह किसके बिना अधूरी है या किसके बिना फलहीन है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आएंगे, ये मूल बंध और महामुद्रा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मूल बंध की भी बात की गई, यहाँ महाबंध की भी बात की कर दी गई है। मतलब 3 बंध तो ऑलरेडी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मूल बंध बात की गई है। तो मूल बंध आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है क्या? जी मैं भेज दूंगी क्वेश्चन पेपर, आप तो उससे डाउनलोड कर लीजिए ना, यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाइए, उसमें लिखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आ जाएंगे। बाकी लास्ट में मैं क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, लास्ट का जो 1-2 दिन रहेंगे हम पूरे क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए ये ज्यादा बड़ा है नहीं है। अब महामुद्रा वो मुद्राएं कल हो जाएंगी, मुद्राओं के बाद सीधा हमारा प्राणायाम और डाइट आएगा। इसमें जो रहता है पथ्य और अपथ्य, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद बहुत सरल है, फिर समाधि के लिए 10 मिनट चाहिए हैं, ध्यान के लिए 10 मिनट, तो एक दिन में समाधि और ध्यान आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके क्वेश्चन भी करा दूंगी 1-2 दिन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैम अगर हम 2-3 दिन अगर अटेंड ना कर पाए तो ये क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर? जी क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे मैम जाना है थोड़ा, परिवार में हिमाचल जाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मिल जाएंगे वो तो, रिकॉर्डिंग में भी रहेंगे और मैं भेज भी दूंगी। ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम। देखिए इसमें कहा गया है कि जैसे रूपवान स्त्री जो रहती है पुरुष के बिना अधूरी है, इसमें कहा गया है। ठीक है, वैसे ही जो है महामुद्रा की इससे तुलना की गई है, वैसे ही महामुद्रा है। महामुद्रा में कहा गया है कि मूल बंध महाबंधो महावेद वेदम बिना तथा। ठीक है, मूल बंध और महाबंध के बिना महावेद क्या है, अधूरी बताई गई है। ठीक है, तो मूल बंध और महाबंध के बाद ही महाविद्या जो होती है वह पूर्ण होती है और इसका अभ्यास करना चाहिए। अब इसमें कहा गया है वही, इसमें सेम वही चीज की महाबंध का अभ्यास करना है और इसमें कुंभक करना है महाबंध के अभ्यास में। ठीक है, महावेद निद्रा योगियों को सिद्धि प्रदायक होती है, ये बता दिया मैंने। फिर बताया गया महाबंध मूल बंध महावेद समाविंतो, मतलब वही चीज बताई गई है कि महाबंध और मूल बंध का जो समाहित है वही महावेद है। ठीक है, सेम वही लाइन फिर से रिपीट की गई है। प्रत्ययम कुरुते यस्तु योगी योगा वित्यम न मृत्यु भयम न तस्य न जरा तस्य विधि, बताया था कि न जरा न मृत्यु, इसमें हाँ ये लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा है जरा मृत्यु का नाश करता है, इसमें यही चीज बताई गई है।
कि ना तो जरा आती है ना मृत्यु आती है, और इस मुद्रा को गोपनीय रखना चाहिए कहा गया है। ठीक है, जो भी योगी इसका अभ्यास करते हैं ना तो उसको मृत्यु का भय रहता है, ना तो जरा का भय रहता है, और प्रयत्न पूर्वक इसका अभ्यास जब भी आप करें तो गोपनीय रखना चाहिए इस मुद्रा को कहा गया। ठीक है, योगियों को यह सिद्धि प्रदायक होती है। सेम वही था जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट मुद्रा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये महावेद बताई गई है। महावेद को ये महामुद्रा बताएगा ना कि महामुद्रा, तो महामुद्रा का अभ्यास जैसे किया जाता है, बस उसमें क्या किए गए हैं, इसमें तीनों बंध लगाए गए हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि महाबंध लगाना है। ठीक है, हठयोगी मैम पतला होगा ना? क्या? हठयोगी मतलब पतले होते हैं, वो ज्यादा वो हम्म, होते हैं। हठयोगी पतले होते हैं। आपने सुना होगा बाबा जी के बारे में, जो हठ योग प्रदीपिका में तो वर्णन है ना, वहां पे हठ योग प्रदीपिका में बोले हैं कि हठ योगी लोग थोड़ा पतला होते हैं और जरा और रिंकल वगैरह वो उनको नहीं आती है। वो इतना योग कर करके इतना सिद्धहस्त हो जाते हैं कि वो पतले भी होते हैं और पथ्य भोजन भी लेते हैं और अच्छे होते हैं, निरोग रहते हैं। एक श्लोक वहां पे है वर्णन। बिल्कुल, जो आप उनके बारे में जानते होंगे ना, परमहंस योगानंद जी, सुना है? हाँ 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 हाँ। तो परमहंस योगानंद जी के जो गुरु हैं, ठीक है, उनके जो गुरु हैं और उनके भी जो गुरु हैं, परमहंस योगानंद जी के जो गुरु हैं वो है युक्तेश्वर जी। ठीक है, और युक्तेश्वर जी के जो गुरु हैं श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी हैं, और श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी के जो गुरु हैं वो बाबा जी हैं। और जो बाबा जी हैं उनको कहा गया है कि उनको ना जरा हुई ना मृत्यु हुई, मतलब वो हमेशा युवा दिखते हैं, उनके काले बाल, लंबे बाल, और वो अपने शिष्यों से भी यंग दिखते थे। शिष्य बल्कि उनके बूढ़े दिखते हैं। आप युक्तेश्वर जी को देखेंगे ना उनका फोटो, तो वो बहुत बूढ़े दिखते हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी भी बूढ़े दिखते थे, जबकि बाबा जी की आप फोटो सर्च करेंगे कभी देखेंगे तो बाबा जी बिल्कुल यंग दिखते थे। और कहा जाता है कि आज भी वो जिंदा है, हिमालय पर्वत में रहते हैं। जितने भी लोग जाते हैं तो क्रिया योग जो है उन्हीं का दिया हुआ योग है, और वही आगे अग्रसर हो रहा है। कौन सा योग? क्रिया योग, क्रिया योग। अच्छा, ठीक है, तो वो अपने शिष्य के द्वारा दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे उन्होंने श्यामाचरण लाहिड़ी जी को दिया। लाहिड़ी महाशय का आश्रम बनारस में है, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो। और श्यामाचरण लाहिड़ी जी के जो शिष्य थे वो थे युक्तेश्वर जी। युक्तेश्वर जी ने अपने शिष्य को दिया परमहंस योगानंद जी को। और वो जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, योगी की आत्मकथा, उसमें ये पूरा वर्णन मिलता है। जब आप पढ़ेंगे तो पूरा दिया हुआ है, बाबा जी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो योग के अभ्यास के द्वारा ही एकदम यंग दिखते हैं, ना तो उनकी अभी तक मृत्यु हुई। उनको कहा जाता है कि अमर हो गए हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। और वो कहीं भी शरीर धारण कर सकते हैं, एक साथ 2 शरीर धारण कर सकते हैं, सारी चीजें बताई गई हैं। इनफैक्ट उनके शिष्य भी धारण कर लेते हैं, ऐसा है। वो ठीक तो है, है, मतलब जैसे दिखना चाहे वैसे दिख लेते हैं हम भी, मतलब जैसे दिखना चाहे वैसे दिख लेते हैं। अच्छा जी, बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम कल पढ़ेंगे। ये आपका मुद्रा जो हमने पढ़ी इतना कंप्लीट होता है। ठीक है, एक ही मुद्रा है मैम, विपरीत करड़ी? नहीं अभी और हैं, वो तो सिंपल थोड़ा सा लिखा है विपरीत करने के बारे में, मैं आगे पढ़ा दूंगी। टाइम भी हो गया है। ठीक है, आप लोगों ने ही कहा वॉइस, तो फिर मैंने थोड़ा स्लो कर दिया पढ़ाना, बातचीत ज्यादा हो गई आज की क्लास में। योगियों की दुनिया में हम लोग खो गए। ठीक है, खैर बातचीत करना भी जरूरी है, कम्युनिकेशन से जानकारियां जो होती हैं आदान प्रदान हो जाते हैं। कुछ मुझे नहीं पता, मैं सीख जाऊंगी, कुछ आप लोगों को नहीं पता, आप सीख जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता है। चलिए ठीक है, हाँ तो कुछ तो बोल दिया करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ऐसा Thank you लगता है so वन much. वे कम्युनिकेशन बात कर रही यस हूँ। मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू। चल ठीक है, क्लास आज Thank की you, एंड ma'am. करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।
बाय, गुड डे, कल मिलते हैं। कल संडे की क्लास ऑफ रहती है क्या? सर मैम सोनाली, है कल संडे को क्लास? क्लास ऑफ? नहीं मैं सर, वही वो पूछ आज रही थी, नहीं बाकी जाएगा क्लासेस सर। छुट्टी रहती है, लेकिन क्या मालूम मैम अभी पता अभी नहीं, अभी थोड़ी सी वैलिडेशन के लिए क्लासेस हो रही हैं। आप लोग को पढ़ना हो तो मैं पढ़ा सकती हूँ कल, हाँ मैम, कोई दिक्कत मैम। नहीं, बताइए। पढ़ाइए, हम दे देंगे। यस मैम। आप कराइए, सिलेबस तो कंप्लीट होगा कम से कम। मैम उपनिषद हाँ होना हाँ बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। ठीक वो है। बाकी में। हाँ उपनिषद की मैं आज बात करती हूँ, यदि हुआ तो फिर मैं उपनिषद भी स्टार्ट कर दूंगी, दोनों साथ में चलता रहेगा, ठीक है। घेरन संहिता तो बस 2-3 दिन की बची है, क्योंकि आधा तो कंप्लीट हो ही चुका, ठीक है। ओके 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 ठीक है, बाय। हरिओम। बाय मैम।